एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी। चमन परी के घर जाता है। दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहाँ से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। इधर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए, समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है, वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। जल्दी उसका पता लगाना होगा। अरे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सारा कौन कर रहा है। अगले दिन राहुल गांव के रास्ते निकलता है। तभी आवाज आती है। एक बात सुनो। सुनो भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन हूं मैं? अच्छा, तुम ही हो जो लोगों को मार डालती हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं जो लोगों को मार रही हूं। तुम क्या कर लोगे? आज तो तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लोगों के साथ जो करना है करो। मुझे छोड़ दो। अब तू जिंदा नहीं जाएगा। अभी तो बड़ा उछल रहा था, बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। तेरी बहादुरी कहाँ गई? और तुझे मैं छोड़ दूं ताकि तू सारे लोगों को बता दे, ताकि लोग यहां आना बंद हो जाए। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलूंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। बस मुझे जाने दो। चुड़ैल उसको भी मार डालती है और नदी के किनारे जाकर डाल देती है। सुबह जब लोग नदी के किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं। अरे ऊपर वाले, इसने तो राहुल को भी मार डाला। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? क्या हीरो बनने गए थे? कुछ तो करना होगा। अगर रोज रोज इस तरह चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्दी से उसी पर निर्णय लेना होगा। हाँ, मेरी तो राय है कि सारे गांव वालों को जमा किया जाए। उसके बाद सारे गांव वालों को जमा किया जाता है। गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। गांव का सरपंच खड़ा होता है और लोगों से कहता है, हर एक आदमी इस मामले में अपनी अपनी राय दे। हमें क्या करना होगा? सरपंच जी, मेरी राय है कि आज रात सारे लोग पूरे गांव में फैल जावे
और नदी के पास भी कुछ लोग चले जाएं। लोगों को कौन मारता है सब पता चल जाएगा। लेकिन सारे लोगों को देखकर वह नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। सरपंच जी मेरी बात सुनो, मैं आज रात को जाऊंगा, मेरे साथ एक आदमी को और भेजो, हम दोनों मिलकर पूरी बात का पता लगाएंगे, फिर हम सुबह आपको बता देंगे। ये बात सही है। दूसरा आदमी कौन तैयार है, जल्दी बोलो। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। सरपंच जी मैं जाऊंगा। लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो प्रकाश और मोनू दोनों गांव से निकलकर सड़क के करीब जाते हैं। वहां से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे जाता है तो आवाज आती है, अरे सुनो, मेरी तरफ एक बार तो देखो। अरे चुड़ैल, तू ही लोगों को मारती है। मैं ही मारती हूँ, आज तेरी बारी है। प्रकाश फौरन वहां से दौड़ता है। प्रकाश फौरन मोनू को बुलाता है। मोनू जल्दी मेरी तरफ आओ, यहां चुड़ैल रहती है। अरे प्रकाश, क्या हुआ? अरे भाई देखो उधर दूर, जो अभी औरत नजर आती है वही चुड़ैल बनकर आई थी। चलो उधर जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों चुपके से देखते हैं तो प्रकाश कहता है, अरे ये तो परी है, परी। ये दोनों आदमी भागकर गांव आ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। फिर सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच गांव के कई लोगों को लेकर परी के घर जाते हैं। सारे लोग और सरपंच परी के घर जाकर दरवाजा खिटखिटाते हैं। परी बाहर नहीं आती। सारे लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है परी को पता चल गया है, अब बाहर नहीं आएगी। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है परी भाग गई होगी। सारे लोग शोर करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर परी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे सारे गांव वाले मेरे घर क्यों आए हो? क्या हुआ है? कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हमें यह खबर पहुंची है, आप ही रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हो। अरे ऐसा कौन कहता है कि मैं रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हूँ? सुनिए परी जी, कल रात मोनू और प्रकाश दोनों गांव के बाहर सड़क पर जा रहे थे। जब दोनों अलग हो गए तब प्रकाश के सामने चुड़ैल बनकर क्या कह रही थी। हाँ हाँ, मैं ही चुड़ैल थी, क्या कर लोगे? अरे परी, आप ऐसा रात में क्यों करती हो? उसकी क्या वजह है? सरपंच जी जरा सुनिए, जब मेरा पति चोरी करते हुए पकड़ा गया था उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने आत्महत्या कर दी थी। तब से मेरी आरती चुड़ैल बंद कर भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी परी चुड़ैल बन जाती है। तभी सरपंच के पास दो आदमी आकर कहते हैं, सरपंच, हम तांत्रिक को लेकर आते हैं, वो चुड़ैल को अपने कब्जे में कर देगा। वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उन दोनों के साथ आता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, गांव वालों को परेशान करना बंद कर दे। नहीं, मैं गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल जल जाती है। सारे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सारे गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तांत्रिक उन चीजों को लेकर चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरपंच मोनू और प्रकाश को कुछ पैसे दे देता है। उनकी हिम्मत की वजह से पूरे गांव वालों को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी एक लंबे समय पहले एक ऊंट चलाने वाला था। रेगिस्तान में सफर करने वालों को ऊंट पे उनके चहीदे स्थान पे छोड़ देता था। उसका नाम परितम था। हर रोज वही काम करता था, उन्हें लेके जाना और वापस ले आना। आए हुए पैसों से अपना जीवन बिताता था। एक दिन एक अमीर परिवार परितम से उनके यात्रा की सारी जानकारी देकर, जैसे उनके जाने की और रहने की जगह, उससे उसके ऊंट पर 2 हफ्ते घूमने की सौदा करते हैं।
बाबू, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ के सारे प्रदेश दिखाना चाहता हूँ। कम से कम 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हमको घुमाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ, 500 सोने के सिक्के? 2 हफ्तों के लिए जाऊंगा तो 1 साल के काफी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे फैसला करके परितम तुरंत उन लोगों का सौदा स्वीकार करता है। दूसरी तरफ परितम की माँ उसे जाने से मना करती है। बेटा, पैसों की लालच में ऐसी खतरनाक यात्रा करना क्या जरूरी है? उनके कहे प्रदेशों को पर्यटक साधारण रूप से नहीं जाते हैं। ऐसे कहने पर भी उनका बेटा नहीं सुनता है। माँ की बात को टालकर पैसों की लालच में अगले ही दिन उस अमीर परिवार के साथ यात्रा प्रारंभ करता है। परितम ऊंट पे 2 लोगों को बिठा के ऊंट को पकड़ के चलते रहता है। बाकी के लोग बाकी ऊंटों पे बैठ के उनके पीछे आते रहते हैं। बाकी के ऊंट को चलाने वाले सारे परितम की आज्ञा का पालन करते हैं। वो सारे परितम के पास मौजूद नक्शा की सहायता से चलते रहते हैं और जब रात होती है तो वहीं रुक के सो जाते हैं। अगले दिन परितम यात्रा की सारी तैयारी करके, जल्दी आओ सभी, देर हो रही है, ऐसे सभी को बुला के किस दिशा जाना है ये देखने अपना नशा ढूंढने लगता है। उसके बैग में और जेब में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये बात उसे परेशान कर देती है। परितम को अपना ऊंट आगे न ले जाना देख अमीर आदमी कहता है, क्या हुआ परितम, सब कुछ ठीक तो है? अगर नहीं है तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे प्राण भी। डर के मारे परितम नक्शे के बिना ही उन्हें कोई भी दिशा लेके जाता है। ऐसे चलते हुए वो एक प्रदेश पहुंचते हैं। सारे मिट्टी के घर ढह गए होते हैं। दिखने में भी वो प्रदेश बहुत पुराना था। इन सब से अलग उस प्रदेश में एक बड़ा राक्षस का प्रतिमा था जो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ये सब देख के जब वो परिवार वाले पूछते हैं कि कहाँ है, तो परितम कहता है कि वो एक विशेष जगह पहुँचे। सुनिए सुनिए, अब से पहले मैंने किसी को भी इस विशेष प्रदेश में नहीं लाया हूँ, ताकि अब आप ये देख के आश्चर्यचकित हो जाए। आज हम सबकी किस्मत अच्छी है क्योंकि हम बहुत दूर सफर करके यहाँ पहुँचे। ऐसे झूठ बोलता है। हाँ, ये जगह दिखने में बहुत पुराना है और नष्ट किया हुआ लग रहा है। इसमें क्या विशेषता है? आपके आगे जो प्रतिमा है वो आदमी शहर को चलाता था। ऐसे कहते हुए उस प्रदेश के अंदर चलते हैं। उस शहर में मौजूद चीजों को देख परितम खुद की एक कहानी बनाकर वो ही सबको कहता है। और तभी उन पर्यटकों में से एक, हाँ, सच में इस दस्तावेजों में लिखा है कि इस प्रतिमा के आदमी ही इस शहर को चलाता था। ओह, मेरा सोच कभी गलत नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। ऐसे वो खुद की तारीफ करता है और उस प्रदेश के बारे में कहते रहता है। यहाँ सब कुछ चांदी या लोहा या इस्पत नहीं बल्कि सोने का बना है। ये सुन के पर्यटक कहता है, अरे हाँ, मुझे यहाँ एक सोने का डब्बा मिला है। सोने का डिब्बा? ये प्रदेश कौन सा है? यहाँ के सारे लोग कहाँ गए? ये ऐसे पुराना क्यों हो गया है? यहाँ के लोग कपड़े भी सोने के ही पहनते थे, उनके घर सोने के बने थे और ये एक सोने का शहर था। परितम के दिल को तो पता था कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन वहाँ के सारे लोग उसकी बातों का यकीन कर रहे थे और जो भी चीज उन्हें मिला वो उठा के ले रहे थे। कुछ ही देर में वो प्रदेश परितम के बातों के अनुसार ही सोने में बदल जाता है। नष्ट हुए मिट्टी के घर पुराने जैसे बन जाते हैं। ये देख पर्यटक और परितम दंग रह जाते हैं। प्रतिमा भी सोने का बन जाता है और चलना शुरू करता है। ये देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। ओए परिथम,
तुम्हारे ही बातों के अनुसार मैंने यहाँ सब बदल दिया, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो सच है। इस सारी दुनिया में किसी को भी इस प्रदेश के बारे में नहीं पता, तो तुम कैसे जानते हो? यहाँ क्यों आए हो और ये सब कौन है? ऐसे वो प्रतिमा परितम को सवाल पूछता है और तभी उस प्रतिमा से छोटे छोटे भूत बाहर आके वहाँ के सारे लोगों को बंद कर देते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो। मैंने अपना नक्शा खो दिया। इस अमीर आदमी के धमकाने की ही वजह से मैंने बिना सोचे कोई भी रास्ता को चुन लिया और वो रास्ता हमें यहाँ तक ले आई और कोई प्रदेश भी नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हम यहाँ आ पहुँचे। 300 साल से कोई भी इस प्रदेश तक पहुँच नहीं सका, तो तुम्हें ये कैसे मुमकिन हुआ? आके हम सबको जगाया तुमने। तुम्हारा अब क्या करें? तुम सबकी जान ही हमारी तोहफे होंगे। ऐसे जब इन सबको पकड़ने की कोशिश करता है तो परितम ऊंट पे उपयोग करने वाला डंडा लेके उस प्रतिमा के सिर से अंदर घुस आता है। ऐसे करने के तुरंत ही सब कुछ पहले जैसे बन जाता है। जो सोने की चीजें उन पर्यटकों ने उठाया वो सब वापस मिट्टी के बन जाते हैं। द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है, इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है? जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। हाँ, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे उस कवर में से 1 केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है। सलमान को देख के कहता है, साहब, मस्तान ने ये आपको देने के लिए कहा है। वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है। सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है, ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है। बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है,
सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए, ध्यान से पकाना। ऐसे कहकर चला जाता है। बावर्ची पकाते हुए, इतने मान से अगर मैं 2 केजी ले लूं तो किसको शक होगा? किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है। दावत के व्यंजन की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है। आए हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी भला क्यों करे? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु। ऐसे उसने अपनी किए को छुपाकर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के, ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है। अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1000 के बकरी को 2000 में बेचते हैं। सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान की जेब में 6000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए ईमानदारी से जीना ही अच्छा है।